हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा स्वागत करता हूं आपका आरजे केयर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्यूबर्टी के बारे में। लास्ट 3 से 4 क्लासेज में हमने बात कर ली, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी की हमने, और जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जिन्होंने क्लास नहीं ली वो क्लास को देखें एक बार। हम उसी क्लास को आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको टॉपिक के साथ साथ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर हाईलाइट करके आपको बता दूंगा। तो आप क्लास को कंप्लीट देखें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। यहाँ से हम आपको एक कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारी, हम 1-2 दिन के अंदर अरेंज करके सारी क्लासें आपकी स्टार्ट करवा देंगे। तो रेगुलर आप हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो सभी हमारे से जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हम बात करते हैं प्यूबर्टी के बारे में। What is the puberty? देखिए, प्यूबर्टी क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। या अपन बात कर सकते हैं कन्वर्ट ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड का एडल्टहुड के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाता है। ठीक है, प्यूबर्टी की देखिए अपन बात करें, जो एज होती है, एज ऑफ प्यूबर्टी डिफरेंट होती है इन बिटवीन मेल एंड फीमेल। दोनों के अंदर जो प्यूबर्टी की एज होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। मेल के अंदर बात करें तो कितनी होती है? 12 to 16 ईयर ऑफ एज, और फीमेल के अंदर कितनी होती है? 10 to 16 ईयर। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। ये अपन बात कर सकते हैं कन्वर्ट ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एज की बात की हमने, मेल के अंदर होती है 12 to 16 ईयर, फीमेल के अंदर होती है 10 to 16 ईयर। अब प्यूबर्टी के 5 साइन होते हैं। देखिए, टेनर और मार्शल 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्यूबर्टी के 5 साइन दिए थे। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार। 2 साइंटिस्ट थे, टेनर एंड मार्शल। 5 साइन होते हैं प्यूबर्टी के। फर्स्ट इज द थैलार्की। फर्स्ट इज द थैलार्की, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी कौन सा होता है? थैलार्की। इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? थैलार्की। ठीक है, फर्स्ट साइन हो गया प्यूबर्टी का, कौन सा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, दूसरा साइन देखिए, एड्रीनार्की। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर्स का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? एड्रीनार्की, सेकंड साइन। ठीक है, थर्ड इज द प्यूबार्की। थर्ड साइन, इसमें क्या होता है? प्यूबिक हेयर अकर्स होते हैं।
प्यूबिक हेयर, जो कहां पर होते हैं, मॉन्स प्यूबिस पर। जब हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने देखा था जो प्यूबार की जो साइन होता है वो उसमें क्या होता है, प्यूबिक हेयर डेवलप होते हैं। कहां पर, मॉन्स प्यूबिस रीजन पर क्या होता है, प्यूबिक हेयर डेवलप होते हैं। तीसरा साइन होता है, फोर्थ इज द इंक्रीज ऑफ हाइट, इंक्रीज ऑफ हाइट, हाइट इंक्रीज होती है। एंड लास्ट साइन जो होता है वो होता है मीनार्की। कौन सा होता है, मीनार्की। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 5 साइन होते हैं, ठीक है। टैनर और मार्शल 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्यूबर्टी के 5 साइन दिए थे। फर्स्ट इज थैलार्की, एड्रीनार्की, प्यूबार्की, इंक्रीज हाइट एंड मीनार्की। ये 5 क्या है, इनसे क्या होता है, ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आती है उस टाइम में क्या होता है, ये साइन देखने को मिलते हैं एक फीमेल के अंदर, ठीक है। जब एज ऑफ समथिंग अपन बात करें अपन फीमेल की कि 10 to 16 ईयर की एज, मतलब अपन बात कर सकते हैं मिड 13 ईयर ऑफ एज से क्या होता है, फर्स्ट मीनार्की स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम क्या होते हैं, 5 साइन देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट साइन, ये जो लास्ट साइन अपना मीनार्की, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अपन। इससे पहले आपको बताता हूं मैं, प्यूबर्टी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। 2 प्रकार की होती है प्यूबर्टी। फर्स्ट इज द प्रीकोशियस, 2 टाइप होते हैं इसके प्यूबर्टी की, प्रीकोशियस एंड सेकंड इज द डिलेड। प्रीकोशियस और डिलेड 2 प्रकार की होती है। प्रीकोशियस के अंदर क्या होगा, अगर प्यूबर्टी की एज क्या होती है, बिफोर 10 ईयर, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। डेवलप ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर 10 ईयर ऑफ एज। अगर 10 साल से पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं उसको बोलेंगे अपन प्रीकोशियस प्यूबर्टी। डिलेड के अंदर क्या होगा, आफ्टर 16 ईयर, आफ्टर 16 ईयर ऑफ एज, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं 16 ईयर के बाद में उसको क्या बोलेंगे अपन, डिलेड प्यूबर्टी। तो डिफरेंस समझ में आ गया प्रीकोशियस और डिलेड प्यूबर्टी के अंदर। प्रीकोशियस के अंदर क्या होगा, बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं उसको बोलेंगे अपन प्रीकोशियस प्यूबर्टी। और आफ्टर 16 ईयर ऑफ एज अगर डेवलप होते हैं उसको बोलेंगे अपन डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो अपना लास्ट साइन था किसका, प्यूबर्टी का, मेंस्ट्रुअल साइकिल। डेफिनेशन देखिए, इट इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है किसके, ड्यू टू सैडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, सैडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना। कहां से हो रहा है, आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना, फॉलो बाय इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन मेनली बाय एचपीओ एक्सिस। ये डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़े, मैं इसको समझा दूंगा आपको अभी। क्या है देखिए, समझने की कोशिश करना डेफिनेशन को, हर एक लाइन को, इसके अंदर हर एक लाइन का अर्थ है जो भी आपने आगे पढ़ेंगे, जब इसके डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे उसके अंदर भी काम आएगा आपने, ठीक है। देखिए डेफिनेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन की बात करें, इट इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन। इस चीज को ध्यान रखिए, क्या है एक विजिबल मैनिफेस्टेशन। विजिबल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या हो रहा है, अपने को क्या दिखाई दे रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो एक्सपेल आउट हो रहा है थ्रू द वेजाइना, वो क्या हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं अपन, यूमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूमेनोरिया, ठीक है। तो विजिबल मैनिफेस्टेशन क्या है, यहां पर जो ब्लड एक्सपेल आउट हो रहा है थ्रू द वेजाइना उसको काउंट किया यहां पर कि विजिबल मैनिफेस्टेशन है, एक ऐसा सिम्टम है जो क्या हो रहा है अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल, साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, एवरी 28 डेज पे क्या हो रही है, साइकिल रिपीट हो रही है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइम पीरियड की बात करें तो क्या होता है, 28 डेज पे क्या हो जाती है, वो रिपीट होती है, इसलिए इसको क्या बोला यहां पर, साइक्लिक। एक फिक्स साइकिल के बाद में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल
इट्स नॉट ए पैथोलॉजिकल। ये क्या है? हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या हो रहा है? बॉडी की एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण क्या होता है? एवरी 28 डेज पे साइकिल रिपीट होती है, तो क्या हो गई? फिजियोलॉजिकल। यूटेराइन ब्लीडिंग, यूट्रस से क्या आ रहा है? यहां पर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। ड्यू टू, किसके कारण हो रही है? सैडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। सैडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है यूट्राइन एंडोमेट्रियम, वो क्या हो रही है? सैड ऑफ हो रही है, मतलब टूट के एक्सपेल आउट हो रही है, ठीक है। इसलिए क्या बोला इसको? सैडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना, और क्या हो रहा है? आउटफ्लो, उसका एक्सपेल्सन आउट हो रहा है, किससे? थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के द्वारा वो क्या हो रही है? एक्सपेल आउट हो रही है। फॉलो बाई, किसके कारण? ये सारा जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा वो क्यों हो रहा है? फॉलो बाई इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन। इनविजिबल का मतलब क्या हो गया? क्योंकि हार्मोनल फंक्शन है इसका, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अपनी चल रही है वो किसके रिगार्डिंग हो रही है? सारा हार्मोनल सिस्टम होता है, हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, जिसके कारण एंडोमेट्रियम टूटती है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, हाइपोक्सिया होता है एंडोमेट्रियम के अंदर, और एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये सारा किसके कारण हो रहा है? हार्मोन्स के कारण, और हार्मोन्स अपने को दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या हो गया यहां पर? इनविजिबल इंटरप्ले। इंटरप्ले का मतलब क्या हो गया? हार्मोनल एक्शन ऑफ हार्मोन्स। मेनली बाई, सबसे मोस्ट कॉमन जिसके अंदर जो काम हो रहा है वो किसका है? एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस क्या होता है अभी आपको बताऊंगा मैं, आप ध्यान रखिए। एचपीओ एक्सिस के हार्मोनल इंटरप्ले के कारण कंप्लीट जो सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है यहां पर कि विजिबल मैनिफेस्टेशन हो रहा है, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है और एक्सपेल आउट हो रही है किसके? थ्रू द वेजाइना, फॉलो बाय इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन। तो ये कंप्लीट क्या होगी? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? दोबारा बता रहा हूं मैं, देखिए, इट इज द विजिबल मैनिफेस्टेशन। ये क्या है? विजिबल मैनिफेस्टेशन जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग, साइक्लिक का मतलब क्या होगा? 28 डेज पे रिपीट हो रही है। फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग नॉर्मल प्रोसेस है और यूट्रस के द्वारा ब्लीडिंग हो रही है। आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना ड्यू टू सैडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्यों हो रहा है? क्योंकि एंडोमेट्रियम क्या हो रही है? सैड ऑफ होके एक्सपेल आउट हो रही है। आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना, वेजाइना से क्या हो रहा है? इसका आउटफ्लो हो रहा है। फॉलो बाय इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ द हार्मोन। जो हार्मोन्स का एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? इनविजिबल है। और मेनली कौन सा है इसके अंदर? एचपीओ एक्सिस है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी, इन तीनों को क्या हो रहा है? नॉर्मल फंक्शनिंग के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को मिल रही है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि एचपीओ एक्सिस क्या होता है और कैसे काम कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। सबसे पहले देखिए एचपीओ एक्सिस का बता रहा हूं मैं आपको। H इज डिनोट द हाइपोथैलेमस। H क्या डिनोट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को डिनोट कर रहा है। अब देखिए हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, ठीक है। अब GnRH जाके किस पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पर काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से देखिए कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? FSH, LH, ACTH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन्स निकलते हैं कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करेगा कौन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन क्या आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। अब FSH और LH यहां से रिलीज होकर किस पर जाकर काम करेंगे? ओवेरी पर एक्शन करेंगे। कहां पर? ओवेरी पर। और फिर ओवेरी कौन सा हार्मोन निकालेगी? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये तीनों आ गए यहां पे देखिए। एचपीओ एक्सिस, H is denote the hypothalamus, P is denote the
पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओ इज डिनोट द ओवरी। ठीक है, अब इन तीनों का एक्शन अगर सही रहेगा तो क्या होगा, हमें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी। अगर इनमें से किसी भी हार्मोन्स का एक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी। क्योंकि अगर जीएनआरएस रिलीज हो गया लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम नहीं करेगा तो क्या होगा, आगे एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होंगे। अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी सही एक्शन कर रही है लेकिन एफएसएच और एलएच ओवरी पे एक्शन नहीं कर पा रहे तो क्या नहीं होगा, यहां से ओवुलेशन नहीं होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज होंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका जो एक्शन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल वे में होने के लिए एचपीओ एक्सिस क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इनकी फंक्शनिंग क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं क्राइटेरिया बताता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होने के लिए 3 क्राइटेरिया मेन सबसे मोस्ट कॉमन होने चाहिए। कौन कौन से? फर्स्ट, क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल एमसी, क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया, एचपीओ एक्सिस क्या होना चाहिए, एचपीओ एक्सिस should be coordinate। एचपीओ एक्सिस क्या होना चाहिए, should be coordinate। इनका जो फंक्शन हो वो क्या हो जाए, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम मस्ट बी रेस्पॉन्सिव फॉर, must be responsive for ovarian hormones, ovarian hormones। अगर ओवेरियन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं लेकिन यूट्राइन एंडोमेट्रियम उनके लिए रेस्पॉन्सिव नहीं है तो क्या नहीं होगा, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम भी क्या होनी चाहिए, ओवेरियन हार्मोन्स के लिए रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक है, 2 हो गए क्राइटेरिया। लास्ट क्राइटेरिया देखिए, outflow tract must be patent, outflow tract must be patent। आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि क्या है, विजिबल मैनिफेस्टेशन है और जो एंडोमेट्रियल जो ब्लड है, यूट्राइन जो ब्लीडिंग हो रही है वो आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना। तो क्या उनसे कंडीशन थी, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंडीशन थी। अगर यहां पर भी आउटफ्लो ट्रैक्ट पेटेंट रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा, तो जो यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है वो एक्सपेल आउट होगी कहां से, वेजाइना के द्वारा। अगर कंडीशन यहां पर देखने को मिले अपने को कि तीनों क्राइटेरिया किसके लिए, तीनों क्राइटेरिया जो फॉलो हो रहे हैं वो किसके लिए हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसके लिए, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको बोलेंगे अपन यूमेनोरिया। क्या बोलते हैं, यूमेनोरिया। अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, यूमेनोरिया। तो यूमेनोरिया क्रिएट करने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो करना जरूरी है, तभी क्या होगी, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देगी। ठीक है, अगर यहां पर कंडीशन, अगर देखिए यहां पर कंडीशन अगर है वेजाइनल एजेनेसिस, कौन सी, वेजाइनल एजेनेसिस या एट्रेसिया। अब एजेनेसिस और एट्रेसिया के अंदर क्या डिफरेंस है, एजेनेसिस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और एट्रेसिया का मतलब क्या हो रहा है, लैक ऑफ ओपनिंग, लैक ऑफ ओपनिंग। अगर कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका क्या है, लैक ऑफ ओपनिंग या नैरो हो रही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नैरो हो रही है, उसको बोलेंगे अपन एट्रेसिया। और एजेनेसिस का मतलब क्या हो रहा है, किसी भी माल फॉर्मेशन या डेवलपमेंट के अंदर कोई डिफॉर्मिटी होती है उसको बोलते हैं अपन एजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर वेजाइनल एजेनेसिस या वेजाइनल एट्रेसिया की कंडीशन है तो क्या देखने को मिलेगा हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मतलब ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन क्या नहीं हो रहा, वो एक्सपेल आउट नहीं हो रहा थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के द्वारा एक्सपेल आउट नहीं हो रहा, उसको बोलेंगे अपन क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टोमेनोरिया।
जो क्या एक प्रकार का एमनोरिया का टाइप होता है। क्रिप्टोमेनोरिया कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, मतलब नॉर्मल यूमेनोरिया कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल यूमेनोरिया मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना, उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन यहां पर वेजाइनल एजेनेसिस या वेजाइनल एट्रेसिया की कंडीशन है तो क्रिप्टोमेनोरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हमने बात की कब वो स्टार्ट होती है, 13 ईयर ऑफ एज पे। 13 ईयर ऑफ एज पे क्या होती है, मीनार्की स्टार्ट होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, साइकिल रिपीट होती है कितनी, रिपीट इन 28 डेज। 28 डेज। रेंज अगर बात करें कई बार क्या होता है 27 पे या 25 या फिर 30 डेज पर भी क्या होती है साइकिल रिपीट होती है। तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें तो कितनी हो सकती है, 21 टू 35 डेज तक क्या होती है, हो सकती है। अगर रेंज की आपको बात पूछे तो 21 टू 35 डेज तक क्या होती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर बात करते हैं अपन, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज पे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसी कंडीशन की अगर बात करें तो 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर में कितनी होगी, 13 मेंसेस। कितनी होती है, एक साल में 13 मेंसेस होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, 15 टू 45, मतलब कितनी हो गई, 30 ईयर। और कंप्लीट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर अप टू 400 मेंसेस होते हैं। कितने, 400 मेंसेस होते हैं कंप्लीट फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज के अंदर 400 मेंसेस होते हैं। एक साल के अंदर कितने हो सकते हैं, 13 मेंसेस। ठीक है, और ऑल अराउंड अपन बात करें तो 390 होते हैं, और अपन एक कंप्लीटली बात करें तो 400 मेंसेस एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं। यहां पर बात करते हैं ब्लीडिंग की, ब्लड लॉस कितना होता है, ब्लड लॉस एक मेंसेस के अंदर 20 टू 80 ml ब्लड लॉस होता है। कितना, 20 टू 80 ml, 80 ml ब्लड लॉस होता है। अगर आपको रेंज में पूछे तो कितना होगा, 20 टू 80 ml ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट पूछे एवरेज, तो एवरेज ब्लड लॉस की बात करें तो कितना होता है, 35 ml। कितना होता है, 35 ml पर मेंसेस। एक मेंसेस के अंदर कितना, 35 ml ब्लड लॉस होता है। रेंज में आपको पूछे तो 20 से 80 ml ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। यहां से देखिए एक ड्यूरेशन की बात आती है, एक होता है ब्लीडिंग फेज और एक होती है ब्लीडिंग ड्यूरेशन। इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट। देखिए ब्लीडिंग फेज और ब्लीडिंग ड्यूरेशन का दोनों का टाइम जो डिफरेंस होता है ना, अलग अलग होता है। ब्लीडिंग फेज जो होती है वो होती है 1 टू 5 डेज। थ्योरेटिकल अपन बात करते हैं जब अपन कंप्लीट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, अभी चेंजेस जो ओवेरियन चेंजेस और यूट्राइन चेंजेस अलग अलग पढ़ेंगे, उसके अंदर बात करें अपन ब्लीडिंग फेज के बारे में। ठीक है, तो यहां पर ब्लीडिंग फेज जो होती है 1 टू 5 डेज होती है। और अगर बात करें ब्लीडिंग ड्यूरेशन की, किसकी, ब्लीडिंग ड्यूरेशन की बात करें तो ब्लीडिंग ड्यूरेशन जो होता है वो कितना होता है, 2 टू 7 डे। 2 से 7 दिन क्या होता है, ब्लीडिंग ड्यूरेशन होता है। ठीक है, यहां से कंप्लीट हमने देख लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो चेंजेस होते हैं, ओवेरियन चेंजेस और यूट्राइन चेंजेस, मतलब अलग अलग फेज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 चेंज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। फर्स्ट होता है ओवेरियन चेंजेस एंड सेकंड होता है यूटेराइन चेंजेस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ओवेरियन चेंजेस के बारे में। फर्स्ट इज द ओवेरियन चेंजेस।
कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझ में आ जाएगी, आप क्लास को एंड तक देखिए कंटिन्यू, ठीक है। अब देखिए ओवेरियन चेंजेस के अंदर दो फेज होती है। फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज सॉरी, दो चेंजेस होते हैं इसके अंदर, देखिए दो फेज होती है। फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज एंड सेकंड इज द ल्यूटियल फेज। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, फॉलिकुलर फेज की। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, देखिए बात आ रही है यहां पे किसकी, फॉलिकल्स की। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। और ग्रो करके क्या बनाती है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसके अपन बात करें जो ड्यूरेशन होता है इसका कितना होता है, 14 डेज का। एक 28 डेज फीमेल जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वहां पर इसका टाइमिंग कितना होता है, 14 डेज, ठीक है। 14 डेज होता है। इसके अंदर देखिए क्या होता है, यहां पर नाम आ रहा है किसका, फॉलिकुलर। सबसे पहले आपको बताता हूं फॉलिकल्स क्या होते हैं। फॉलिकल देखिए एक 20 वीक फीमेल होती है, तो 20 वीक का फीमेल फीटस होता है, उसकी ओवरी के अंदर 7 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितनी, 20 वीक फीमेल फीटस, फीमेल मतलब अपन बात करें इंट्रायूट्राइन लाइफ में 20 वीक फीमेल फीटस के अंदर 7 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात कर रहे हैं, एक फीमेल फीटस होता है कितना, 20 वीक का, जो अपनी यूट्राइन लाइफ के अंदर होता है। तो उस टाइम में उसकी ओवरी में 7 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार फॉलिकल्स बन गए, ठीक है, इसके बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे डीजनरेट होते रहते हैं, नए फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। 20 वीक तक जो बनना होता है वो कंप्लीट बन चुके होते हैं जब वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में होती है फीमेल, ठीक है। उसकी ओवरी में 7 मिलियन फॉलिकल्स बन चुके होते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे वो ग्रो करेगी या उसका बर्थ होगा, प्यूबर्टी तक आएगी, बस धीरे धीरे क्या होंगे, डीजनरेट होते जाएंगे और कम होते जाएंगे। कितने हो जाते हैं, ये 20 वीक की बात की। अब बात करते हैं अपन बर्थ। एट बर्थ उसकी ओवरी के अंदर कितने होते हैं, 2 मिलियंस, डिक्रीज हो गए, ठीक है। अब बात करें अपन प्यूबर्टी पे, एट प्यूबर्टी की एज तक आते आते ओनली 4 लाख फॉलिकल्स बचते हैं, और यहां से भी कम हो जाते किसमें, बात करें अपन मीनोपोज के अंदर। मीनोपोज के अंदर जो फॉलिकल्स की संख्या होती है वो होती है लेस देन 10,000 फॉलिकल्स बचते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करें किसकी, फॉलिकुलर फेज की। मतलब क्या कंडीशन है यहां पर, फॉलिकल्स को डेवलप होना है, किससे, एफएसएच हार्मोन जो हमने बात की थी, कहां से, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस निकल रहा था और किस पर आकर काम कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी पर आकर एक्शन कर रहा था। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज हो रहे थे, फर्स्ट इज द एफएसएच एंड सेकंड इज द एलएच। अब देखिए वो एफएसएच हार्मोन जो होता है वो आकर काम करेगा इन फॉलिकल्स पर। ये जो फॉलिकल होती है फीमेल की ओवरी के अंदर, क्योंकि आपको बताया था एफएसएच और एलएच कहां पर काम कर रहे थे, ओवरी पर। एचपी एक्सेस हमने पढ़ा था अभी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। तो जो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस निकला एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच निकला और कहां पे काम करेगा, ओवरी पर आकर एक्शन करेगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो हार्मोन होता है कौन सा, एफएसएच। एफएसएच हार्मोन जो होता है इसका लेवल कितना होता है, 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होता है एफएसएच का लेवल, ठीक है। अब एफएसएच आकर किस पर काम करेगा, फॉलिकल्स पर काम करेगा, फॉलिकल्स पर एक्शन करेगा, ठीक है। और ये क्या होगी, फॉलिकल्स ग्रोथ करेंगी। फॉलिकल्स क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। अब देखिए यहां पर ये जो फॉलिकल्स ग्रोथ कर रही है, आपको पता है मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स है, ठीक है। 4 लाख बच रही है यहां पर, क्या पर, इन द ओवरी। अब सभी फॉलिकल्स पे क्या होता है, एक्शन होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे एफएसएच काम करेगा तो एक जो डोमिनेंट फॉलिकल होती है वो क्या करती है, फास्ट ग्रो करती है।
क्या होता है इसके अंदर? डोमिनेंट जो फॉलिकल होती है, डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो फास्ट, फास्ट ग्रोथ करती है। क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए, एक जो स्पर्म होता है वो एक फॉलिकल को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तभी क्या बनेगा, एक जाइगोट बनता है, ठीक है। तो एफएसएच काम कर रहा है किस पर, फॉलिकल्स पर। सारी फॉलिकल्स क्या हो रही है, ग्रोथ कर रही है, लेकिन एक जो फॉलिकल होगी, जो डोमिनेंट फॉलिकल होती है, प्रभावी जो फॉलिकल होगी, वो क्या करेगी, फास्ट ग्रो करेगी। इस एक्शन को आप अच्छे से समझना, यहां से आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या एक्शन हो रहा है हार्मोन्स का। डोमिनेंट फॉलिकल्स ग्रो फास्ट। अब ये जो फास्ट ग्रो कर रही है, ये क्या करती है, ग्रोविंग फॉलिकल रिलीज, मतलब जो फॉलिकल्स ग्रोथ कर रही है फास्ट, ठीक है, ग्रोविंग फॉलिकल रिलीज द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, ठीक है, ग्रोविंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है। ध्यान से समझना, एफएसएच ने काम किया किस पर, फॉलिकल्स पर। फॉलिकल्स ग्रोथ कर रही है, एक डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो करेगी फास्ट, उसके बाद में देखिए जो ग्रोविंग फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। अब ये एस्ट्रोजन एक्शन क्या करेगा, सप्रेस द एफएसएच। ये एस्ट्रोजन होता है, इसका एक्शन देखिए आप, ये एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, यहां पर एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, सप्रेस द एफएसएच, क्योंकि अब एफएसएच की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो ग्रोथ कर रही थी उसने क्या किया, फास्ट ग्रो कर लिया, तो अब एफएसएच को क्या करना है, सप्रेस करना है। अब जो फॉलिकल ग्रोथ कर ली है उसका क्या होना है, यहां पर ओव्यूलेशन होगा, तो सप्रेस किसको करेगा, एफएसएच को, एंड स्टिमुलेट एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या करेगा, यहां पर स्टिमुलेट। कौन कर रहा है, जो ग्रोविंग फॉलिकल रिलीज कर रही है एस्ट्रोजन, उसका नेगेटिव फीडबैक आ रहा है किस पर, एफएसएच पर। एफएसएच सप्रेस हो गया, स्टिमुलेट हो गया क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यहां से देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर काम करेगा, मैच्योर फॉलिकल्स, उधर क्या हो गई वो, मैच्योर फॉलिकल, जिसका क्या नाम है, ग्राफियन फॉलिकल। जो फॉलिकल मैच्योर होकर ग्रोथ कर ली उसका क्या नाम हुआ, ग्राफियन फॉलिकल। अब यहां पर देखिए ग्राफियन फॉलिकल पर कौन काम कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस ग्राफियन फॉलिकल पर कौन काम करेगा, एलएच, और एलएच जैसे ही काम करेगा इस पर किसका एक्शन हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। देखिए एलएच किस पर काम कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स पर, और यहां से एलएच का एक्शन होते ही ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ओव्यूलेशन। ये जो प्रोसेस कहला रही है ये क्या कहला रही है, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन होने के बाद में ओवम रिलीज होगा, क्या होगा, ओवम रिलीज होता है। तो यहां पर आपको एक्शन समझ में आ गया कि ग्राफियन फॉलिकल पर किसने काम किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने एक्शन किया। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ओव्यूलेशन, और यहां से रिलीज हो गया ओवम। अब देखिए रिमेनिंग जो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर पीसेस होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के जो टुकड़े बच गए हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन, यहां से ओव्यूलेशन हुआ और यहां से जो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर पीसेस जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। रप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल क्या कहलाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां से क्या हो गया, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गई, सेकेंड फेज ऑफ द ओवरी। ओवरियन चेंजेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज हमने पढ़ ली कौन सी, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में आपको दोबारा बता रहा हूं, देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, एफएसएच क्या होता है, यहां से रिलीज होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे हुआ, क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए इजी में आपको दोबारा सिंपली तरीके से समझा रहा हूं,
जीएनआरएस रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, एक्शन किया किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएस रिलीज हुआ। उसके बाद में एफएसएच और एलएस किस पर काम किया, ओवरी पे काम किया, और फॉलिकल को वहां से क्या किया उन्होंने, ग्रोथ करवाई। किसने, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। ठीक है, अब फॉलिकल्स क्या कर रही है, ग्रो कर रही हैं। अब जो सारी फॉलिकल ग्रो कर रही है उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल ने क्या किया, फास्ट ग्रोथ की, और फास्ट ग्रोथ करके क्या रिलीज किया उसने, एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज किया। एस्ट्रोजन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक के द्वारा एफएसएच को सप्रेस कर रहा है, क्योंकि जो फॉलिकल है वो तो स्टिमुलेट हो गई, अब एफएसएच का कोई एक्शन नहीं बचा, तो एफएसएच क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और एलएच हार्मोन क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, जो रिलीज किया किसने, ग्रोइंग फॉलिकल ने। ठीक है, अब यहां से देखिए फॉलिकल्स ने ग्रोथ करके क्या बना लिया, मैच्योर फॉलिकल, जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल पर किसका एक्शन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल पर एक्शन किया और वहां से क्या कर दिया, उसको रप्चर करके ओवुलेशन करवा दिया। ठीक है, और ओवुलेशन जैसे ही हुआ, यहां से क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ओवुलेशन। और यहां से क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया। रप्चर पीसेज जो बच रहे हैं, अब ग्राफियन फॉलिकल के जो रप्चर पीसेज बच रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां से सेकंड फेज स्टार्ट होती है ओवरी की, कौन सी, ल्यूटियल फेज। समझ में आ गया सभी को। देखिए ये सारा स्टेप मैंने आपको बता दिया कैसे सप्रेस कर रहा है, कैसे ल्यूटिनाइज हार्मोन ओवुलेशन के अंदर हेल्प कर रहा है। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड फेज ऑफ द ओवरी। ल्यूटियल फेज। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज आप ध्यान रखना हमेशा कितने दिन की होती है, 14 डेज की होती है, फिक्स होती है। कांस्टेंट फेज क्या होती है, ये कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट फेज होती है कितने दिन की, 14 डेज की। जस्ट बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी स्टार्ट होती है, ल्यूटियल फेज। अगर साइकिल अपन बात कर रहे हैं कि 28 डेज की हो रही तो 14 डेज पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर साइकिल 30 डेज की होगी तो 16 डेज से स्टार्ट होगी, लेकिन इसका टाइम पीरियड जो होता है फिक्स होता है। ये सिर्फ कितने दिन की होती है, 14 डेज की ही होती है। ये कहां से स्टार्ट होगी, जहां से पिछली जो फेज होती है अपनी कंप्लीट हुई थी, वहां पर क्या बना था, कॉर्पस ल्यूटियम। अब यहां पर देखिए कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर क्या काम करेगा, हार्मोन्स रिलीज करेगा। कौन कौन सी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन रिलीज करता है। इसके अंदर होता है सीक्रेशन किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अब इसके अंदर भी देखिए कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है मेनली किसका, प्रोजेस्टेरॉन। किसका करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और इसके अलावा इससे थोड़ा लेवल डिक्रीज रहता है किसका, एस्ट्रोजन का। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, इट इज एन दैट टोकोलाइटिक एजेंट। क्या होता है ये, टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, प्रिवेंट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रोजेस्टेरॉन एक्ट एज ए टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है, जो क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब देखिए ल्यूटियल फेज की बात करें 14 डेज की होती है, कांस्टेंट फेज होती है। 14 डेज का मतलब हो गया कहां से कहां तक, अप टू डेज 15 टू 28 डेज। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तब तक क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहता है। ठीक है, अब यहां से देखिए कॉर्पस ल्यूटियम की फ्यूचर की बात करते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम आगे क्या होगा। फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कि कॉर्पस ल्यूटियम कब डिसअपियर होता है और कितने टाइम तक ये हार्मोन सीक्रेट करता रहेगा। दो कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, अगर फर्टिलाइजेशन होता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो देखिए
फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, या कंडीशन हो सकती है फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। दोनों के अंदर अलग अलग कंडीशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, किस पे चेंज हो गए, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस, मेंस्ट्रुअलिस के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद में चेंज होगा किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में, एल्बिकेंस में। ये रेड कलर बॉडी होती है और ये होती है व्हाइट कलर बॉडी। और उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपीयर हो जाता है 28 डेज पे, डिसअपीयर 28 डेज पर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 28 डेज पे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपीयर हो जाता है। बात करते हैं अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है तो ये चेंज होता है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम वेरम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम वेरम में चेंज होगा और कब तक बना रहेगा, रिमेन अप टू 3 मंथ, रिमेन अप टू 3 मंथ। मतलब जब तक कंप्लीट प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा डेवलप, जब तक कंप्लीट प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम वेरम के अंदर चेंज होगा और 3 महीने तक क्या रहेगा, ये बना रहेगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस में चेंज होगा, उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में चेंज होगा और डिसअपीयर हो जाएगा 28 डेज पे। ये 2 फेज हो गई, हमने बात कर ली किसकी, ओवेरियन चेंजेस के अंदर 2 फेज हो गई। फर्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज, सेकंड इज द ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स ने ग्रोथ किया था और मैच्योर होके वहां से क्या हुआ था, ओव्यूलेशन, ठीक है। उसके बाद में ओव्यूलेशन के बाद में क्या बना, ल्यूटियल फेज से कॉर्पस ल्यूटियम बन गया जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है। मैंने आपको पूरी फिजियोलॉजी बता दी कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यूटेराइन चेंजेस के बारे में। सेकंड, यूटेराइन चेंजेस, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यूटेराइन चेंजेस, यूटेराइन चेंजेस के अंदर देखिए 3 फेज होती है इसके अंदर। फर्स्ट इज द ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट इज द ब्लीडिंग फेज, या इसका दूसरा नाम है कैटामेनिया, कैटामेनिया। ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन होता है मैंने आपको बताया था, ड्यूरेशन कितना है उसका, 1 to 5 डेज, 1 to 5 डेज। अब देखिए ब्लीडिंग फेज स्टार्ट कैसे होगी, कहां से स्टार्ट होगी। मैंने आपको बताया उधर कि क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो गया। कब हुआ, 28 डेज पे, ठीक है। अगर अपन बात करें 1 से 28 दिन तक की, ठीक है, तो 28 डेज पे क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपीयर होने के बाद में क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएंगे। क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा था, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, इनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने से क्या होगा, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एस्ट्रोजन का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, वेजोडायलेशन। एस्ट्रोजन किसकी तरह काम करता है, वेजोडायलेशन। लेकिन एस्ट्रोजन डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, यूटेराइन आर्टरी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन। यूटेराइन आर्टरी में क्या देखने को मिलेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, यूट्रस के अंदर हाइपोक्सिया, क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया, इस्चेमिया एंड इरिवर्सिबल नेक्रोसिस,
इरिवर्सिबल नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। कहां पर? यूटेराइन एंडोमेट्रियम के अंदर। और यूटेराइन एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है वो डेड हो जाएंगी। एंडोमेट्रियल सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड। एंडोमेट्रियल सेल्स डेड हो जाती हैं। और उसके बाद में क्या होगा? जो आर्टरी होती है वहां से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूट्राइन आर्टरी ओपन होगी और वहां से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा देखिए क्या हो रहा है यहां पर। एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कॉर्पस ल्यूटेम डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है, कैटामिनियस को बोलते हैं, 1 to 5 डेज का टाइम पीरियड होता है। यहां पर क्या हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटेम डिसअपीयर हो रहा है 28 डेज पे, ठीक है। उसके बाद में डिसअपीयर होते एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया। और एस्ट्रोजन का काम क्या था? वेजोडायलेशन का एक्शन था। एस्ट्रोजन क्या काम करता था? वेजोडायलेशन की तरह काम करता था। लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने के बाद में क्या होगा? यूट्राइन आर्टरी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम होती है वहां पर हाइपोक्सिया, इस्चेमिया या इरिवर्सिबल नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्रोसिस या इस्चेमा हाइपोक्सिया से क्या होगा? एंडोमेट्रियल सेल्स डेड हो रही है। और यूट्राइन आर्टरी से क्या हो रहा है? यहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब देखिए जो ब्लीडिंग हो रही है ये ब्लड कहां फिलअप हो रहा है? यूट्रस के अंदर। समझ में आ गया? अब ये जो ब्लड है वो कहां भर रहा है? यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर ब्लड फिलअप होगा उसको बोलते हैं अपन हिमेटोमेट्रा। क्या बोलते हैं? हिमेटोमेट्रा की कंडीशन बोलते हैं। यूट्रस के अंदर ब्लड भर गया उसको बोलेंगे हिमेटोमेट्रा। अब यूट्रस के अंदर ब्लड बढ़ने से यहां से सेंसेशन कहां पर जाएंगे? सेंसेशन कहां पर जाएंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जाएंगे। और हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और वहां से रिलीज होगा क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर ऑक्सीटोसिन आकर किस पर काम करेगा? यूट्रस पर। किस पर काम करेगा? यूट्रस पर। और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करेगा? विजिबल मैनिफेस्टेशन दिखाई देगा। क्या? एक्सपेल आउट ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड। विजिबल मैनिफेस्टेशन जो हमने डेफिनेशन के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा था। विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। वेजाइना के द्वारा मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या हो रहा है? एक्सपेल आउट हो रहा है। ये एक प्रकार का क्या होगा? यहां पर विजिबल मैनिफेस्टेशन हो गया। किसके अंदर? इट इज अ ब्लीडिंग फेज। फर्स्ट जो फेज होती है किसकी? यूट्राइन चेंजेस की फर्स्ट फेज की बात करें, ब्लीडिंग फेज। यहां पर क्या हो रहा है? कंडीशन ब्लीडिंग हो रही है। यूट्रस के अंदर हिमेटोमेट्रा कंडीशन हो गई। अब यूट्रस के अंदर ब्लड फिलअप होने से यहां से सेंसेशन स्टार्ट होकर कहां पर जाएंगे? हाइपोथैलेमस के अंदर जाएंगे। हाइपोथैलेमस से सेंसेशन जाएंगे कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसको रिलीज करेगी? ऑक्सीटोसिन को। और ऑक्सीटोसिन काम करेगा किस पे? यूट्रस पे। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होकर ये जो ब्लड भरा हुआ है उसको क्या करेगा? एक्सपेल आउट करेगा। कहां से? थ्रू द वेजाइना, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है वो पूरी साइड ऑफ होकर क्या हो गई? मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ एक्सपेल आउट हो गई। यहां पर देखिए एक चीज देखने को मिलती है, जो यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस, एंडोमेट्रियम की थिकनेस की बात करें, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होती है नॉर्मली? 5 to 6 मिलीमीटर। अगर देखें अपन एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज, एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज पर देखते हैं अपन, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो कितनी रह जाती है? ओनली 1 मिलीमीटर। 1 mm तक क्या रह जाती है? एंडोमेट्रियम की थिकनेस रह जाती है। ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो गई अब, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है यूट्रस के अंदर, प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अंदर क्या होगा? वापस एंडोमेट्रियम क्या होगी? प्रोलिफिकेशन होगा। वहां पर कितनी बची? 1 mm थिकनेस बची है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड फेज इन द यूट्रस, प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सी? प्रोलिफरेटिव।
अब देखिए प्रोलिफरेटिव फेज, इस टाइम में ओवरी के अंदर कौन सी फेज चल रही है? प्रोलिफरेटिव जब यूट्रस के अंदर चलती है कितने टाइम तक? 6 to 14 डेज, 6 to 14 डेज। इस टाइम में अगर बात करें ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर कौन सी स्टेज चल रही है? जो एफएसएच स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज चल रही है। फॉलिकुलर फेज चल रही है मतलब वहां पर क्या हो रहा है? फॉलिकल्स ग्रोथ कर रही है, और फॉलिकल ग्रोथ करके कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और उसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण यहां पर क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है? यहां पर इंक्रीज हो रहा है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है? देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के दोनों अलग अलग फंक्शन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है? हाइपरट्रॉफी करता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है? हाइपरप्लेसिया करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। एस्ट्रोजन क्या करता है? हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स। क्योंकि आपको पता है यहां पर क्या हो गया? यूट्राइन एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो गई। अब उसको वापस मेंटेन करना है, किसके लिए? नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, या अगर इंप्लांटेशन होता है जाइगोट का, फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करना है? यूट्राइन एंडोमेट्रियम को तैयार करना है। तो प्रोलिफिकेशन इस फेज के अंदर होता है। एस्ट्रोजन डिक्रीज इंक्रीज होगा। एस्ट्रोजन कहां से आ रहा है ये चीज देखिए, क्योंकि इस टाइम में ओवरी के अंदर कौन सी फेज चल रही है? फोलिकुलर फेज चल रही है, फोलिकुलर फेज इन ओवरी। ओवरी के अंदर फोलिकुलर फेज चल रही है, और ये जो फोलिकुलर फेज है इसके अंदर फोलिकल्स क्या कर रही है? एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है। वो एस्ट्रोजन यूट्रस पे काम करके प्रोलिफरेटिव फेज को तैयार करता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को तैयार करता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए या फिर इंप्लांटेशन के लिए। तो यहां पर क्या होगा? हाइपरप्लेसिया, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। ये कब से कब तक होती है? 6 to 14 डेज तक होती है। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम, इसकी थिकनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। यूट्राइन एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर यूट्राइन एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। कितनी होती है? इस फेज के एंड होते होते एंडोमेट्रियम जो थिकनेस होती है वो हो जाती है 2 to 3 mm। ब्लीडिंग फेज के एंड पर कितनी थी? 1 मिलीमीटर थी। और प्रोलिफरेटिव के अंदर कितनी हो गई? 2 to 3 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट फेज, दो फेज की बात कर ली हमने यूट्रस के अंदर। तीसरी फेज जो चलती है वो होती है सिक्रेटरी फेज या प्रीपेरेटरी फेज। यूट्रस की बात कर रहे हैं। थर्ड फेज, सिक्रेटरी या प्रीपेरेटरी फेज। अब देखिए यहां पर हमने क्यों बोला सिक्रेटरी और प्रीपेरेटरी फेज? क्योंकि इस कंडीशन में ये कब से कब होती है? 15 to 28 डेज तक। मतलब क्या हो गया? ओवरी के अंदर क्या बन गया? वहां पर कॉर्पस ल्यूटेम बन गया, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटेम फॉर्म हो चुका है। अब कॉर्पस ल्यूटेम क्या कर रहा है? हार्मोन रिलीज कर रहा है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं का एक्शन देखते हैं यहां पर। एस्ट्रोजन आपको पता है क्या कर रहा है? हाइपरप्लेसिया। क्या कर रहा है? हाइपरप्लेसिया, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या कर रहा है? हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, ठीक है, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। दोनों का एक्शन अलग अलग है। अब इस फेज के अंदर देखिए हाइपरप्लेसिया से क्या होगा? जो सेल्स की काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी और हाइपरट्रॉफी से साइज इंक्रीज हो जाएगी। ये फेज कंप्लीट होते होते एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो कितनी हो जाती है? 5 to
6 मिलीमीटर। अब इसको हमने क्यों बोला सिक्रेटरी एंड प्रिपरेटरी फेज? सिक्रेटरी हमने इसलिए बोला कि इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 हार्मोन्स के सिक्रेशन हो रहे हैं, और प्रिपरेटरी फेज इसलिए बोला कि इस फेज के अंदर जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम वो क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। किसके लिए? या तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ठीक है, या फिर जो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो क्या होगा यहां पर, इंप्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट का क्या होता है, यहां पर इंप्लांटेशन होता है। तो ये 3 फेज हो गई जिसमें हमने बात कर ली। फर्स्ट इज द ब्लीडिंग फेज, सेकंड इज द प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड इज द सिक्रेटरी या प्रिपरेटरी फेज। कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने 2 चेंज पढ़ लिए, फर्स्ट इज द ओवरियन चेंजेस एंड द सेकंड इज द यूटेराइन चेंजेस। तो यहां से आपका जो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। और इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया, थोड़ा आप क्लास को पूरा देखिए लास्ट एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, यहां से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी एब्नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।